कोरोना के नाम पर एक बहाना है कि लोग अपनी बात करने के लिए इकट्ठा न हो सके। मास्क पहना है इसलिए कि हमारे पास 2 रुपए नहीं है, मोदी जी ने 2000 जुर्माना लगा रखा। हम मालिक बनना चाहते हैं। जब हम अन्नदाता हैं, इस धरती से को चीर के हम अन्न पैदा करते हैं तो हमें मालिक होना चाहिए। हम नहीं तो सरकार हमको समझा पाए कि कैसे कानून अच्छे हैं। हमारी जायदाद का मालिक दूसरा हो और कानून अच्छे हैं, हम ऐसे कैसे मानेंगे। तो ये सिख भाइयों का एक अच्छा कल्चर है। एक तो पंजाब पहुंचते ही आप रहने और खाने की टेंशन भूल जाइए। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो विजन पंजाब टीवी ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੂ ਗੌੜਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। हम जो लोग जो है कांसीराम काफिला के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे देश में किसानों के खिलाफ सरकारें कानून बना रही हैं, चला रही हैं, हम उनके साथ किसान मजदूर सब खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसा काम करे। सरकार जनता के लिए होती है कि ना कि जनता सरकार के लिए। लेकिन आज देखने में ऐसा लग रहा है कि यह सरकार ये समझ रही है कि जनता हमारे लिए है, हम जनता के लिए नहीं है। इसलिए हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी लाश किस मंजिल पे जाएगी ये नहीं मालूम, हमें दुनिया किस मरघट पे ले जाएगी ये भी नहीं मालूम, हमें 2 गज कोई कफन देगा ये नहीं मालूम, ये दुनिया यूं ही खाक में मिला देगी ये भी नहीं मालूम। पर हम ये जानते हैं कि हम जिस रास्ते में चले हैं उस मंजिल को पूरा करके ही रहेंगे। क्योंकि हमारे शायर इकबाल साहब ने कहा है कि अकेला चला था अकेला चलूँगा, सहज मिल सके यह नहीं लक्ष्य मेरा, बहुत दूर मेरी निशा का सवेरा, अगर थक गए हो तो तुम लौट जाओ, गगन के सितारों न दो साथ मेरा। इसलिए हम लोग किसान के साथ खड़े हैं, किसान के साथ खड़े रहेंगे, कभी भी ऐसा ना करेंगे कि किसान का साथ छोड़ दें। हमारा ये युवा यूथ है, कांसीराम काफिला जो है युवाओं का एक काफिला है। युवाओं में एक दम होती है कि आसमान के साए पे असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। इसलिए कांसीराम साहब ने इस बात को बताया था कि मैं किन्हीं बुजुर्गों को नहीं, सबसे पहले मेरे सामने युवाओं को आना चाहिए। इसलिए कि किसी भी देश के लिए युवा यहाँ की सच्ची ताकत होती है, युवा ही सब कुछ कर सकता है। बुजुर्ग जो है तो वो तो सयाने होते हैं, उनके दम खम में जोश कम हो जाता है, युवाओं में ही सारा दम खम होता है। तो कितने लोगों का काफिला आप यहाँ पे लेकर आए हो? ये हमारा काफिला आज तो है 4-5 राज्यों का, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। काफिला अभी छोटा ही आया है क्योंकि कोरोना काल था, टिकटें नहीं मिल रही, मोदी जी वैसे भी रोक रखा है। कोरोना के नाम पर एक बहाना है कि लोग अपनी बात करने के लिए इकट्ठा न हो सके, इसलिए ये कोरोना बहाना है। आज तक हमने किसी को कोरोना की बीमारी देखा नहीं है। फिर आपने मास्क पहना हुआ है? मास्क पहना है इसलिए कि हमारे पास 2 रुपए नहीं है, मोदी जी ने 2000 जुर्माना लगा रखा, इसलिए मास्क पहनना हमारी मजबूरी बनी है। इसलिए कि मोदी जी चाहते हैं कि कोई भी इंसान एकत्र हो करके अपनी बात, न्याय की बात ना कह पाए। लेकिन लगता है आपको कि ये संभव हो पाएगा कि जैसे अब कह रहे हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि लोग एकत्रित होकर अपनी बात ना कह सकर, ये पॉसिबल होगा कि ना कहें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चाहे किसी भी सूरत में देश का व्यक्ति अपनी बात, जो सरकार अन्याय करेगी, अत्याचार करेगी, उसके स्वाभिमान और सुशासन में घात करेगी, उसके लिए जनता एकत्र होगी, उसे चाहे जो भी सहना पड़े। आज आपने कैसे सोचा कि आज यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे आना चाहिए समर्थन देने के लिए? इसलिए सिंधु बॉर्डर पर हमने सोचा कि आना चाहिए कि आज तक सरकार ये मान रही है कि सिंधु बॉर्डर में जो किसान बैठा है वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा का किसान है, बाकी देश का किसान जो है इनके साथ नहीं है। इसलिए सरकार को हमें बताने आए हैं
कि पूरा भारत एकजुट होकर के किसान और मजदूर के साथ है, चाहे वो किसी भी वर्ग जाति समूह का हो। तो मतलब इस टाइम पे आप कह रहे हो कि हर एक स्टेट के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और सब समर्थन कर रहे हैं किसानों का। बिल्कुल कर रहे हैं, तो ऐसे ही करते रहेंगे समर्थन? बिल्कुल करते रहेंगे जब तक सरकार किसानों की बात नहीं सुनेगी, हमारी बात नहीं सुनी गई, तब तक हम किसानों का और देश का समाज का समर्थन करते रहेंगे। आपने कहा था कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचे बिना रुकेंगे नहीं, तो वो मंजिल क्या है आपकी? मंजिल हमारी ये है कि जो सरकार ने किसानों के खिलाफ कानून बनाया है, अन्नदाता के खिलाफ कानून बनाया है, बिना अन्नदाता की किसी सहमति के, उन्होंने कभी किसान से पूछा नहीं कि ऐसा कानून बना रहे हैं, आपके हित में है या अनहित में है। आज भी किसान अपने को ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है। हमको एक पाव धनिया लेना है तो बनिया उसका मोल करेगा, हम एक ट्रेन गेहूं लेके गए हैं तो मलिया उसका मोल करेगा। हम मालिक है ही नहीं, मालिक तो हमारा कोई दूसरा है, हम मालिक बनना चाहते हैं। जब हम अन्नदाता हैं, इस धरती से को चीर के हम अन्न पैदा करते हैं तो हमें मालिक होना चाहिए, हमारा ये वसूल है। लेकिन हमारा मालिक कोई दूसरा बना बैठा है, हमारे अन्न का भाव दूसरा करता है, हम कभी आज तक कर ही नहीं पाए। लेना है तो वो मालिक, देना है तो भी वो मालिक, ये कैसा न्याय है मोदी जी? लेकिन सरकार तो कहती है कि कानून बहुत अच्छे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। नहीं तो सरकार हमको समझा पाए कि कैसे कानून अच्छे हैं। हमारी जायदाद का मालिक दूसरा हो और कानून अच्छे हैं, हम ऐसे कैसे मानेंगे? वो कहते बताओ कहाँ पे लिखा है कि ज़मीनें जाएंगी? ज़मीनें जाएंगी कि नहीं जाएंगी इस बात को छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी हम मार्केट में लेके जाते हैं उसका भाव हम क्यों नहीं कर पाते? हम मोदी जी से ये पूछते हैं। हमारी जायदाद है, हम अपना भाव नहीं तय कर पा रहे हैं, हमारे जायदाद का भाव दूसरा तय कर पा रहा है। ये क्या है? ये कौन सा न्याय है? काशीराम जी क्या सोचते थे, क्या चाहते थे वो कि किस तरीके का देश? कांसीराम चाहते थे कि यह देश जो है एक वर्ग विहीन, जाति विहीन, ना कि कांसीराम। हमारे इस देश में जो भी अच्छे विचारधारा के लोग हुए, जैसे सबसे पहले हम बात करें रविदास जी की, उन्होंने चाहा था कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसें रविदास रहें प्रसन्न। अगर सरकार इस लाइन को ही समझ पाए तो शायद हमारे देश के ये सभी आंदोलन खत्म हो सकते हैं। एक ही लाइन में उन्होंने कहा था। और भी एक बात कहा था समाज के लिए कि जात जात में जात है जो केला के पात, रविदास मानुष नहीं जुड़ सके जो लो जात न जात। अगर इस देश में जाति बनी रही तो कोई भी इंसान के पास नहीं बैठ पाएगा, कोई ना कोई किसी न किसी तरह की दूरी बनी ही रहेगी। इसलिए उन्होंने जाति पाति का विरोध किया था। आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ मध्य प्रदेश सतना से, ग्राम बैरहना। जी, तो अलग अलग स्टेट के जो हैं आपके साथ जुड़े हो उनको आगे ले आइए, जो तमिलनाडु से हो या मध्य प्रदेश से हो। मध्य प्रदेश से तो आप हैं, तमिलनाडु वालों कहाँ हैं जी? इस संगठन का मैं राष्ट्रीय कमांडर हूँ और ये हमारे सब कार्यकर्ता सतना जिला के हैं और कुछ तमिलनाडु के हैं। मिस्टर सिल्वा, वेयर आर मिस्टर सिल्वा? तमिलनाडु से कुछ हैं, कुछ केरला से हैं, उत्तर प्रदेश के लोग थे, उनकी 4 बजे ट्रेन थी तो वो चले गए। तो बताने आए हो कि सरकार की जो नीतियां हैं या जो कानून आ रहे हैं, आप उनके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, एक्चुअली ये तो अब तक तो करीब करीब पूरा देश जान गया है कि ये जो 3 कृषि कानून हैं ये किसानों के अगेंस्ट हैं। लेकिन किसान एक प्रोपोगेंडा के तहत जो इनके फेवर में जो मीडिया है उसको यूज करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं एक्चुअली ये एंटी नेशनल लोग हैं, ये खालिस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं। तो हम लोगों का ये उद्देश्य था कि चलो ठीक है, तुम इधर खालिस्तानी बता रहे हो, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को खालिस्तानी बोलो, तमिलनाडु के लोगों को बोलो, केरला के लोगों को बोलो, है। तो हम पूरे देश के लोग यहाँ आए हैं, संख्या में कम है लेकिन हम प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने प्रदेश का। लगता है कि सरकार किसी ने कोई ना कोई नाम नया ढूंढ ही लेगी आपको भी देने के लिए। ठीक है, सरकार आए मैदान में, उसका भी जवाब हम लोग देंगे। तो सरकार अगर ये तय कर ली है कि हमको किसानों को परेशान करना है, मजदूरों को परेशान करना है, छात्रों को बेरोजगार रखना है, महिलाओं का शोषण होने देना है, तो ठीक है, आप फिर से 2024 में आओगे ना चुनाव में, तो फिर किसान भी देखेगा, मजदूर भी देखेगा, महिलाएं भी देखेंगी,
और युवा भी देखेगा। लगता है आपको कि अब जो सरकार वादे करती है, हमेशा करती है, इस बार भी सरकार ने बोला है कि 97% जो वादे हमने किए थे वो पूरे कर दिए हैं हमने, जो 3% रह गए वो भी हमारे जो रहता है हमारा कार्यकाल हम उसमें पूरे कर देंगे। तो जब सरकार दोबारा आएगी अपने वादे लेकर तो क्या मानेंगे लोग? देखिए, अब ये चाहे 100% का बात करें कि हमने 100% पूरा कर दिए हैं, लेकिन लोग तो देखते हैं ना। बात करनी एक अलग चीज़ है और वास्तविकता एक दूसरी चीज़ है। तो वास्तविकता में अब ये सब लोग हैं, सब जानते हैं कि सरकार बोल क्या रही है और कर क्या रही है, इसकी कथनी क्या है और करनी क्या है। तो सबको पता है, ये अपना जितना प्रचार करना हो कर ले। जब चुनाव में आएंगे तो हमें लगता है कि जनता इनको इनकी असली जगह पे पहुंचाएगी इस बार। जी, तो ये हम आपके हाथ में खुंडे देख रहे हैं, ये आपको किसने दी? एक्चुअली पंजाब के हमारे साथियों ने कुछ खुंडे से हम लोगों को सम्मानित किया था, अच्छा जी। तो वही साथ में हम लोग लेके चल रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा, जब हम पंजाब जाते हैं, मैं तो 8-10 बार गया हूँ, तो ये सिख भाइयों का एक अच्छा कल्चर है। एक तो पंजाब पहुँचते ही आप रहने और खाने की टेंशन भूल जाइए। जो भाईचारा का जो प्रतीक गुरुद्वारे हैं, कहीं भी आप अपना खा लें, लंगर चख लें, और बहुत कम कास्ट में कहीं भी अच्छा कमरा मिल जाएगा गुरुद्वारों के अंदर ही। तो ये एक जो सिस्टम है समाज को हेल्प करने का, अगर धर्म, कोई धर्म की बात, पंथ की बात करें तो धर्म इस तरह का होना चाहिए, पंथ इस तरह का होना चाहिए, ना कि आप जातियों में बांट दो समाज को, फिर जातियों के आधार पे अन्याय अत्याचार करने लगो और कह दो कि ये तो धर्म है। तो ये तो मूर्खता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते थे, जिस धर्म के, अब नाम तो नहीं लेना, लेकिन आप जानती हैं कास्ट सिस्टम किस धर्म में है, तो उसके बारे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते थे कि ये धर्म नहीं, ये पॉलिटिक्स है। और ये जो डिवाइडेशन है, कास्टों का डिवाइडेशन है, ये पॉलिटिक्स है। और इस पॉलिटिक्स को आज भाजपा पूरी तरह से फॉलो कर रही है, लागू कर रही है। और ये तो किसानों को मजदूर से अलग करना चाह रही थी, जवानों को अलग करना चाह रही थी, लेकिन इनका जो षड्यंत्र था वो कामयाब नहीं हुआ। और सिर्फ किसान कानून नहीं, इन्होंने 3 मजदूरों के खिलाफ भी 3 बिल पास किए हैं। उसमें भी सन 1942 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब लेबर मेंबर थे, तो उन्होंने काम के घंटों को 8 घंटे किए थे। और जो प्रसूति विभाग की, महिलाओं के लिए प्रसूति विभाग की व्यवस्था की थी, बहुत सारे काम किए थे। वो कानून अभी तक कंटिन्यू थे। लेकिन अभी इस गवर्नमेंट ने 2019 में उसको भी बदल दिया, इन्होंने घंटे 12 कर दिए हैं। तो अब आजकल तो बड़ा प्रचार हो रहा, बड़े अच्छे कानून है, 5-5 घंटे की शिफ्ट होगी, 3 दिन काम करना पड़ेगा। लेकिन जब वो लागू होने शुरू होंगे ना, तब पता चलेगा कि ये क्या बला है। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਫਿਰ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ, 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੁਕੜ।